तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्रांतिक कोण। किसी संघन माध्यम में बना वह अपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। आपको बता दूं कि रे ऑप्टिक्स के जितने भी टॉपिक हैं जो इंपॉर्टेंट है वो मैं इसी चैनल पर लगातार अपलोड कर रहा हूं, आप जाकर वहां से उनको देख सकते हैं। अभी हम क्रांतिक कोण की बात करते हैं। तो क्रांतिक कोण के बारे में क्या कहा गया कि किसी सघन माध्यम में बना। अब सघन और विरल का तो आपको पता होगा, नहीं पता मैं साथ साथ नोट्स इसीलिए लिखता हूं ताकि आपको ये पता रहे कि आपको एग्जाम में लिख के कैसे आना है। ठीक है, जैसे देखो ये एक, जैसे अब सोच के देखो, यहाँ एक माध्यम है विरल माध्यम। ठीक है, विरल का मतलब होता है हल्का, जिसमें अणु जो होते हैं माध्यम के, कण जो होते हैं वो दूर दूर होते हैं, जैसे हवा है और कांच है। तो कांच में जो अणु हैं इसके वो पास पास है, दोनों में प्रकाश गुजर सकता है। लेकिन यहाँ आप देखना कि जो ठोस या फिर जिसमें अणु पास पास है माध्यम के, वो कौन है? कांच। हवा के सापेक्ष अगर देखें तो हवा क्या होगी? विरल, और कांच क्या होगा? सघन। ऐसे ही जल और कांच की बात करते हैं तो जल क्या होगा? विरल होगा, और कांच क्या हो गया? सघन। खैर अभी हम बात करते हैं यहाँ पर एक विरल माध्यम और ये हमारे पास क्या है? सघन माध्यम है। अब अगर आपसे कहा जाए क्रांतिक कोण क्या होता है तो देखो, एक बेसिक थ्योरी है जो पहले मैंने आपको बताई है कि जब भी कोई प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो वो अभिलंब से दूर हट जाएगा। ये बार बार मैं आपको बताया। अच्छा, अगर मैं ये कोण थोड़ा और बढ़ा दूं, ये कोण मैं थोड़ा और बढ़ा दूं तो ये थोड़ा और दूर हट जाएगा। एक समय तो ऐसा आएगा जब ये कोण अगर और बढ़ा दिया गया तो एक समय ऐसा आएगा जब ये प्रकाश जो है वो दूसरे माध्यम में जाने से मना ही कर देगा। ऐसा हो जाएगा। देख रहे हैं आप, यहां पर कोण कम था तो ये दूर हटा, यहां कोण थोड़ा और बढ़ाया आपने तो ये कोण और बढ़ा। अब आप ये नोटिस करो कि एक समय ऐसा आएगा जब प्रकाश जो है वो दूसरे माध्यम में जाना से मना कर देगा। कुछ इस तरीके से वो प्रकाश हो जाएगा। जैसे ये हमारे पास है, तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है, जैसे ये प्रकाश किरण है, कहाँ से कहाँ जा रही है? सघन से विरल में, और जाने से मना हो जाए इसका, ये देखो, देख रहे हो आप। तो यहाँ अगर आपसे पूछा जाए अपवर्तन कोण कितना होगा, तो यहाँ अपवर्तन कोण होगा 90 डिग्री। ठीक है, ये तो अभिलंब है हमारे पास। तो किसी सघन माध्यम में, तो ये जो कोण होगा इसको हम क्या बोलेंगे? क्रांतिक कोण। ठीक है, तो किसी सघन माध्यम में बना वह अपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। ठीक है, ये डेफिनेशन आप वहां पर लिख कर आएंगे। ठीक है, अब चूंकि ये शुरुआत हो ही चुकी है तो आपको क्रांतिक कोण निकालने का तरीका बता देता हूं। अगर माध्यम का अपवर्तनांक, याद रखना ये फॉर्मूला आपको, डेरिवेशन इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है पर फॉर्मूला बहुत अच्छा है। ठीक है, यदि सघन माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक n हो, तब इसके लिए क्रांतिक कोण। तो क्रांतिक कोण कैसे निकालेंगे? अगर मुझे ये पता लग जाए कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक कितना है तो उसका क्रांतिक कोण कितना होगा, तो मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ जो कि आपको बहुत ज़रूरी है, तैयार करके जाना है। कई बार बहुत यूज़ आ जाता है इस फॉर्मूले का, n बराबर 1/sin c। साइन सी भी कह सकते हो या साइन आई सी भी कह सकते हो। ठीक है, क्योंकि क्रांतिक कोण को या तो सी से शो करोगे, बड़े सी से, या फिर आई सी से। ठीक है, मैं ज़्यादातर आई सी का ही यूज़ करता हूँ क्योंकि इससे ये पता लग जाता है। आई का मतलब आपतन कोण, यानी कि क्रांतिक कोण एक आपतन कोण की तरह है। ठीक है, इसलिए n बराबर साइन आई सी। अब मैं आपको इस फॉर्मूले से कुछ न्यूमेरिकल बताता हूँ जो कि बोर्ड में भी आपके आए हुए हैं, मल्टीपल चॉइस में कभी कभार इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो चलो हम करते हैं इस फॉर्मूले की शुरुआत। कुछ बहुत आसान से क्वेश्चन, जैसे कि ये क्वेश्चन, एक सघन माध्यम में का परम अपवर्तनांक 1.414 है, यानी कि आपको अपवर्तनांक कितना दे रखा है? n कितना दे रखा है? 1.414। मजे की बात पता क्या है? ये किसका मान होता है? √2 का। ये इसमें ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है ना, इसके लिए क्रांतिक कोण का मान होगा n। पता लग गया। आपसे क्या पूछ रहा है? IC पूछ रहा है। अब फॉर्मूला जल्दी से बताओ क्या होता है? n बराबर 1/sin IC होता है क्या? बस मान रखो। अब n का मान कितना है? √2, 1/sin IC। ये √2 इधर जाएगा, sin IC इधर आएगा, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? sin IC बराबर 1/√2। अब 1/√2 साइन में किसका मान होता है? पता है किसका मान होता है? sin 45 का। हम लिख सकते हैं sin 45। तो आपका जो IC आएगा वो क्या आएगा? कंपेयर करेंगे तो
45 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अभी दूसरा क्वेश्चन देखो, यदि किसी सघन माध्यम के लिए क्रांतिक कोण 30 डिग्री हो तब इसमें प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। आपको क्रांतिक कोण का मान क्या दे रखा, 30 डिग्री, और आपसे पूछ रहा है कि इस माध्यम में प्रकाश कितनी रफ्तार से चलेगा। अब हमारे पास फॉर्मूला जो होता है वो होता है हमारे पास n बराबर 1/sin IC होता है क्या, यहाँ पर हम किसका मान रख सकते हैं, साइन IC का, तो n बराबर 1/sin कितना 30। अब साइन 30 का मान कितना होता है, सबको पता है 1/2 होता है, 2 कहाँ जाएगा ऊपर, तो n का मान कितना आ गया 2। एक बात तो हो गई, आपसे क्या पूछ रहा है, चाल n बराबर क्या होता है, c/v भी तो होता है, तो n का मान कितना 2, c का मान 3 × 10 की घात 8/v। इससे इसको इधर लेके आएंगे, इसको इधर लेके आएंगे, तो v बराबर कितना आ जाएगा 3/2 × 10 की पावर 8, या फिर आप कह सकते हो 1.5 × 10 की घात +8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, तो हमारे पास इस तरीके से इस तरह के सवाल, ये बहुत आसान सवाल है, इनके सॉल्यूशन आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, अब एक अच्छा सवाल भी मैं आपको बताता हूँ जो कि आप कर सकते हो तैयार। तो देखा आपने ये सवाल, देखो सवाल को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना होता है। पहले किसी सघन माध्यम का अपवर्तनांक IC बराबर tan इनवर्स 5/7 व्यक्त है, तो सघन माध्यम का अपवर्तनांक आपसे पूछ रहा है। अच्छा देखो, आपको दिया है, सबसे पहले ये लिखेंगे, ये 2018 में आया था सवाल। ठीक है, गिवन दैट मैं आपको ज़्यादातर वही सवाल करा रहा हूँ जो किसी साल में आए हुए हैं। ठीक है, तो IC बराबर कितना दे रखा आपको, tan इनवर्स 5/7, tan को इधर लेके आएंगे तो tan IC कितना हो जाएगा हमारे पास 5/7। अब आगे का रास्ता कैसे निकालें हम, देख अपवर्तनांक निकालने का फॉर्मूला तो हमारे पास होता है 1/sin IC, तो अब हमें किसी भी तरीके से IC निकालना है, अब वो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। अच्छा, tan थीटा कितना होता है, पढ़ा है, लंब/कर्ण पढ़ा क्या। अगर एक समकोण त्रिभुज में बनाऊं, ये 10वीं क्लास का सवाल है, ये लंब होता है, ये आधार होता है, ये कर्ण होता है ना, तो tan IC कितना दे रखा हमें इसने 5/7, यानी कि लंब कितना है 5 है, और कर्ण कितना है, सॉरी लंब/आधार होता है, गलती होगी यहाँ पे, लंब/आधार। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आपसे कहा जाए कि लंब हमारे पास कितना है 5 और आधार कितना है हमारे पास 7, तो कर्ण कितना हो जाएगा हमारे पास, पाइथागोरस प्रमेय तो याद है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो लंब कितना है हमारे पास 5, आधार कितना है 7, तो कर्ण का वर्ग क्या होता है, लंब का लंब अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। 7 का वर्ग कितना हो जाएगा 49। ठीक है भाई, ये तो होगा ना 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये लगभग 74 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो कर्ण आया निकल के वो कितना आया 74। अब साइन थीटा कितना हो जाएगा यहाँ से, यानी कि साइन IC कितना हो जाएगा, अब साइन थीटा होता है लंब/कर्ण, ये होता है साइन। ठीक है, वो tan होता है, लंब/कर्ण, तो लंब कितना है हमारे पास 5, कर्ण कितना है हमारे पास 74। तो अब साइन IC का मान आ गया, ठा ध्यान रख दो, n बराबर 1/sin IC का मान कितना है 5/74, और 74 √74 कहाँ जाएगा ऊपर, तो n कितना आ जाएगा √74/5। ऑप्शन कौन सा है, सी, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं आगे। अब ये टॉपिक आपको मिल सकता है ज़रूर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको डेफिनेशन भी याद करके जानी है। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप क्या समझते हैं। तो पहला हम इसको समझने देते हैं डायग्राम से। ठीक है, डेफिनेशन तो आपके ऊपर लिखी हुई है, आप आराम से नोट कर सकते हैं, पर समझो आप क्या है। यहाँ आपको पता है कि एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाएगा तो ये अभिलंब से दूर हट जाएगा। जैसे अगर ये जा रहा है तो ये क्या होगा, अब अभिलंब से दूर हट जाएगा। कहाँ है अभिलंब, ये रहा अभिलंब, तो अभिलंब से दूर हट गया, ऐसे देख रहे दूर हटा। अच्छा, ये कौन हुआ और ये बात हुई। अब अगर मैं कहूं कि यहां पर ये जो कोण है ना, ये वाला कोण, इसको थोड़ा सा और बढ़ा दो, यानी कि इसको ऐसे बढ़ा दो। आप देखना मैंने इसको रियल में कैसा होता है, जो शॉर्ट्स पड़ी हुई है उस पर मैंने अपलोड कर रखी है कई सारे शॉर्ट्स, आप जाकर उसको देख लेना तो आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। पर यहाँ भी आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब अगर ये जो कोण है, इस कोण को थोड़ा और बढ़ा दूं, ये कोण थोड़ा और बढ़ा दूं, तो हमें ये पता है कि अगर मैंने इस कोण को और बढ़ा दिया, कुछ ऐसा कर दिया, तो हम ये नोटिस करेंगे कि जो प्रकाश किरण है जो दूसरे माध्यम में जा रही है, वो प्रकाश किरण क्या होगी,
अभिलंब से और दूर हट जाएगी, पहले के मुकाबले कुछ ऐसे हो जाएगी। अब अगर मैं आपसे कहूं कि थोड़ा और कोण आपने बढ़ाया, ये देखो आपने थोड़ा और कोण बढ़ाया, तो आपने कहा जी अभिलंब से, ये अभिलंब है ना हमारे पास, है ना, ये अभिलंब है हमारे पास, तो अब क्या होगा, ये प्रकाश किरण जो है ये थोड़ी और दूर हट जाएगी, कुछ ऐसी हो जाएगी, हाँ है ना। देख रहे, ये कोण जैसे जैसे ये वाला कोण जैसे जैसे बढ़ाते जा रहे, वैसे वैसे ये जो अपवर्तित किरण है ये अभिलंब से दूर हटती जा रही है। पहले यहाँ थी, फिर यहाँ हुई, अब यहाँ है। लेकिन अब अगर मैं आपसे कहता हूँ ये तो कोण हमारा क्रांतिक कोण होगा, क्योंकि अब प्रकाश ने दूसरे माध्यम में जाना बंद कर दिया। ये कौन सा माध्यम है, विरल माध्यम है, और ये हमारे पास क्या, सघन माध्यम है। अब प्रकाश ने विरल से सघन से विरल माध्यम में जाना बंद कर दिया। लेकिन अब अगर आपसे कहा जाए कि अगर अब आपने प्रकाश जो आपका आपतन कोण है इसको और बढ़ा दिया, और बढ़ाने का मतलब कुछ ऐसा कर दिया, तो क्या होगा भाई, यहां पर आपतन कोण ये क्रांतिक कोण के बराबर है। इसका मतलब यहां से शुरुआत हो चुकी है प्रकाश के दूसरे माध्यम में ना जाने की। अब ये कौन कह रहा है कि अब मैं ये जो प्रकाश किरण है ये कह रही है कि अब मैं दूसरे माध्यम में यानी कि विरल माध्यम में नहीं जाऊंगी। लेकिन अगर आपने अब जरा सा भी कोण बढ़ा दिया, यानी कि ये जो कोण था ये हमारा क्रांतिक कोण था, अगर आपने क्रांतिक कोण से भी ज्यादा कोण बढ़ा दिया, कुछ ऐसा कर दिया, तो अब क्या होगा, ये जो प्रकाश किरण थी जैसे जैसे ये देखो अभिलंब से दूर हटती जा रही, यहाँ भी दूर हटी, यहाँ दूर हटी, अब अभिलंब से दूर और हटेगी, तो कुल कुल मिला के ऐसे हो जाएगी। भाई यहाँ तक तो ये आई चुकी थी, अब क्या होगी, ये और दूर हट जाएगी इससे। तो आप ये नोटिस करना कि अगर प्रकाश इस स्थिति में कहाँ, मतलब अगर मैं आपसे कहूं यहां पर जो प्रकाश है वो अगर आपतन कोण से ऐसा है, उसका जो माध्यम के क्रांतिक कोण से ज्यादा है, तो उस केस में प्रकाश अब वापस आ जाएगा। क्रांतिक कोण वो लिमिट थी जिससे आगे अगर आपने 1 डिग्री भी बढ़े तो आपका प्रकाश वापस आना शुरू हो जाएगा। तो हमने ये देखा कि जब कोई प्रकाश किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर, ये सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है, सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होता है। क्यों ये कह रहा हूं, क्योंकि क्रांतिक कोण तक तो ये 90 डिग्री का कोण बना रहा था, अगर क्रांतिक कोण से और बढ़ाएंगे तो ये ऐसे हो जाएगी, है ना। एक ही डायग्राम में अगर आप इसको समझना चाहो तो देखो, मैं ये कहना चाह रहा हूं, आपको क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक बिल्कुल, ठीक है। देखो यहां अगर कोण कम है तो ये दूर हट गई, कोण और बढ़ाया और दूर हट गई, कोण और बढ़ाया ऐसी हो गई, कोण और बढ़ाएंगे तो ये वापस नहीं आ जाएगी क्या, ये भी तो चेंज होगी ना साथ साथ। तो हमने देखा जब कोई प्रकाश किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर आपतन कोण से, सॉरी, माध्यम के क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होता है, तो उस स्थिति में प्रकाश विरल माध्यम में नहीं जाता बल्कि पूर्णतः उसी सघन माध्यम में वापस लौट आता है। यह घटना प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। अब आप इस ग्राफ से भी इस बात को समझ सकते हो। देखो अगर मैं ये जो कोण है हमारा क्रांतिक कोण, सॉरी जो आपतन कोण है वो क्रांतिक कोण से ज़्यादा कोण है, तो उस केस में जो प्रकाश है वो क्या होगा, पूरी तरीके से, क्योंकि दूसरे माध्यम में तो जाना ही बंद हो गया, दूसरे माध्यम में तो क्रांतिक कोण बनते ही जाना बंद हो जाएगा। लेकिन अगर आपने उससे ज़्यादा कोण बनाया तो उस केस में क्या होगा, अब प्रकाश बाहर ना जाकर सीधा वापस आ जाएगा। जैसे आप दरारों को देखते होंगे, शीशे में दरारें पड़ी रहती हैं, तो सबसे पहले पूरा शीशा नहीं चमकता आपको, लेकिन पहले दरारें चमकती है। किसी वाहन या बस के अंदर आप बैठे हों जिसके शीशे पर दरारें पड़ी हों, तो आप क्लियरली देख सकते हो कि वो जो दरारें हैं वो आपको साफ साफ दिखाई देती हैं। क्यों, क्योंकि उन्हीं से टकराकर प्रकाश आपकी आंखों में आ रहा है। खैर ये डायग्राम आप उसको बना के आओगे, ठीक है। ये कौन सा माध्यम है, ये विरल माध्यम है। अभी मैं तुमसे 2 सवाल पूछने वाला हूँ और ये सघन माध्यम है, ठीक है। तो अब डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन में मैंने ये लिखा है, यहां आप ध्यान दो, आपतन कोण क्या है, क्रांतिक कोण से ज्यादा है। उस स्थिति में अब प्रकाश कहां से कहां जा रहा है, सघन से विरल माध्यम में। अब पढ़ो, जब कोई प्रकाश किरण किसी सघन माध्यम से, अब तुम्हें समझ में आ जाएगी, माध्यम से विरल माध्यम की ओर सघन माध्यम के क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होती है, यानी कि जाती है, तब ये विरल माध्यम में नहीं जाती, जाने की नहीं बिल्कुल भी, तथा तब ये विरल माध्यम में नहीं जाती तथा उसी सघन माध्यम में वापस लौट आती है। आ रही ना लौट के वापस। यह घटना प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है, यानी कि प्रकाश का पूरी तरीके से वापस आ जाना ही क्या कहलाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन
ठीक है, डायग्राम ये बना के आएंगे, डेफिनेशन ये लिख के आएंगे। और अब सुनो, आपसे दो चीज़ें हैं जो कि इसमें आपको निकालनी है, इसीलिए मैंने इतनी लंबी डेफिनेशन आपको लिखवाई है। अब अगर ये क्वेश्चन आता है कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थितियाँ लिखे या कंडीशन लिखे या शर्त लिखे, तो क्या शर्त है? पहली शर्त तो ये है कि प्रकाश सघन से किस दिशा में जाना चाहिए? विरल में, यानी कि सघन से विरल की ओर जाना चाहिए। पहली कंडीशन तो ये है। दूसरा बताओ, यहाँ आपतन कोण क्या है? यहाँ आपतन कोण माध्यम के क्रांतिक कोण से ज़्यादा है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी कंडीशन है जिसमें प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा? तो तभी हो सकता है जब आपतन कोण का मान माध्यम के क्रांतिक कोण के मान से अधिक होता है। लिख के दिखाऊं आपको ये दोनों कंडीशन। तो जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, इसकी दो शर्तें हैं। पहली क्या है? प्रकाश आता है क्वेश्चन लिखने के लिए इस तरीके से आएगा, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप क्या समझते हैं, इसके लिए आवश्यक शर्तें लिखें। प्रकाश के सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाना चाहिए, पहला तो ये कंडीशन हुई। दूसरी, सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होना चाहिए, तभी ऐसा हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। नोट्स मैं आपके साथ साथ बनवा रहा हूँ, ये नोट्स काफ़ी हैं। इसी तरह से अगर आप बोर्ड में लिख के आओगे तो आपको नंबर मिलने के चांस पूरे पूरे रहते हैं, ठीक है ना। देखो, अगर पूछा जाता है आपसे कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित कुछ उदाहरण दीजिए, तो आप बता सकते हैं कि हीरा प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही चमकता है। रेगिस्तान में मरीचिका, यानी कि रेगिस्तान में चीज़ों का उल्टा दिखना। कई बार ऐसा होता है कि रेगिस्तान में जाते वक्त किसी इंसान को ये भ्रम हो जाता है कि सामने कोई तालाब है और चीज़ें उसमें उल्टी दिखाई देती हैं। हालांकि ये टॉपिक यहाँ डिटेल में बताने की ज़रूरत मुझे नहीं है, क्योंकि ये बोर्ड के लिए टाइम आपका है, तो इसीलिए मैं इन टॉपिकों पर ज़्यादा गौर नहीं दे रहा हूँ, ना ये तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है अब, ठीक है। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो है प्रकाशिक तंतु, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपको इस बार क्वेश्चन देखने को मिल सकता है प्रकाशिक तंतु से, ठीक है। तो प्रकाशिक तंतु को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, क्या होता है प्रकाशिक तंतु और कैसे काम करता है, थोड़ा सा ये आइडिया आपको होना चाहिए। अब प्रकाशिक तंतु वो टॉपिक जिससे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रकाशिक तंतु क्या होता है, या प्रकाशिक तंतु के दो उपयोग लिखे। तो डेफिनेशन कैसे लिख के आएंगे? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित। ये लाइन आपको बहुत ध्यान रखनी है, क्योंकि मल्टीपल जिसमें कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर काम करता है। तो किस सिद्धांत पर काम करता है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, ठीक है। आधारित एक ऐसी युक्ति जिसकी सहायता से प्रकाशीय सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना ऊर्जा क्षय के भेजा जा सकता है, ठीक है। कैसे भेज सकते हैं हम? देखो, जैसे कि ये देखो, आपने देखा होगा अभी आपके गांव में या शहरों में जियो के या दूसरी जो कंपनी है, उन्होंने क्या किए थे, अपने फाइबर केबल बिछाए थे। आपने एक शब्द सुना भी होगा, फाइबर केबल। तो होता क्या है, देखो मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो, कुछ इस तरीके का होता है, और आपको बता दूं कि यहाँ पर एक कोटिंग होती है, ठीक है। हालांकि आपको इसकी रचना ज़रूरी नहीं है, पर बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर एक कोटिंग होती है, स्पेशल मटेरियल है। अब यहाँ पर क्या है, याद रखना, मान लो इसका जो अपवर्तनांक है वो कितना है, N2 है, और इसके अंदर एक क्वार्टज का एक बहुत बारीक सा फाइबर होता है, तंतु होता है, ठीक है। उसका अपवर्तनांक कितना है, मान लो N1 है, N2 N1 है, ठीक है ना। अब प्रकाश जो है, अगर मैं यहाँ से छोड़ता हूँ प्रकाश को, तो चूंकि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करती है, आधारित है, तो प्रकाश बाहर जाने का तो मतलब नहीं है। पूरी तरीके से क्या होगा, प्रकाश इसी माध्यम में लौट आएगा, फिर यहाँ भी बाहर नहीं जा सकता, ऐसे। तो आप ये नोटिस करना कि ये बाहर जो प्रकाशीय सिग्नल है या प्रकाशीय ऊर्जा है वो बाहर नहीं जा रही है और आगे बढ़ रही है। तो हम ये तो चाहते हैं कि प्रकाशीय सिग्नलों को हम क्या कर सके, एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज सके। तो आप ये नोटिस करना कि इस पाइप के अंदर प्रकाश लगातार पूर्ण आंतरिक परावर्तित होता रहता है और लगातार आगे बढ़ता रहता है, लेकिन अक्षय यानी कि उसमें जो लॉस है वो नहीं होता है। तो प्रकाशिक तंतु अगर आपसे पूछा जाता है क्या होता है, तो आप यही कहेंगे कि प्रकाशिक सिग्नलों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने वाली युक्ति, ठीक है। इसकी मदद से आज हम इंटरनेट चलाते हैं। जो वीडियोज़ आप देख पा रहे हो वो इंटरनेट कहाँ से आपके फ़ोन में आ रहा है, कैसे आ रहा है, ये टॉपिक बहुत बड़ा है। अभी यहाँ पर वो चीज़ थोड़ी कम डिस्कस होगी, तो देखो ध्यान से। ये है आपका प्रकाशिक तंतु, और कई बार पूछा जाता है कि N1 और N2 में कौन सा संबंध सही है। क्या N1 बड़ा होता है N2 से, या फिर N2 बड़ा होता है N1 से, या फिर ये दोनों बराबर होता है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो बताओ, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन तब होगा जब प्रकाश किसी सघन माध्यम से
विरल माध्यम में जाएगी, यानी कि सघन का मतलब N1 क्या होगा, ज़्यादा होगा, और विरल का मतलब N2 क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पर कौन सा निशान लगाएंगे, ये। ठीक है, तो प्रकाशिक तंतु ये था हमारे पास। ठीक है, इसकी आपको उपयोग पूछे जा सकते हैं। ये था हमारे प्रकाशिक तंतु, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, या ऑप्टिकल फाइबर। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, इसको तैयार करके जाएंगे। ठीक है, डायग्राम ज़रूर बना के जाएंगे। मैं आपको इसके उपयोग भी बता देता हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, देखो अगर इसके उपयोग की बात आती है तो पहला तो उपयोग यही है, प्रकाशिक सिग्नलों का प्रसार करने में, यानी कि भेजने में। दूसरा, चिकित्सा के क्षेत्र में लाइट पाइप के रूप में। तुम्हें पता है लाइट पाइप कितना गजब की इन्वेंशन थी। इंटरनेट का तो तीसरा है इंटरनेट डेटा को ट्रांसफ़र करने में, है ना। लेकिन मैं तुम्हें इसके ऊपर थोड़ा सा बताना चाहूँगा। देखो, इस असल में इसकी जब खोज हुई थी तब बेसिकली तार की तरह, तार तो नहीं होता बट तार की तरह ही आपको दिखाई देता है। देखो बेसिकली जब इसकी खोज हुई थी, तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, वो इसके लिए हुई थी। होता क्या है, जैसे देखो ये हमारे पास हार्ट है, किसी की ओपन हार्ट सर्जरी हो रही है, या फिर ऐसा हो रहा है कि शरीर के किसी अंदर अंग में आपको क्या करना है, कोई भी ऑपरेशन करना है, राइट। तो अब आप सोच के देखो कि बाहर जैसे आपके हाथ पर चोट लग जाए तो वो तो बाहर एक्सपोज होता है आपका हाथ, यानी कि बाहर दिखाई देता है, तो उस पर पट्टी आराम से बांधी जा सकती है, उसके साथ कुछ भी किया जा सकता है बाहर से लाइट प्रोवाइड करके। लेकिन शरीर के अंदर कौन सा हैलोजन बल्ब आप जला के आओगे? अगर आप वहाँ पर बल्ब जलाओगे भी तो और दूसरे जो टिश्यू आपकी स्किन के वो ख़राब हो जाएंगे। किसी के हार्ट की सर्जरी होनी है या किसी की स्टोन का ऑपरेशन होना है, तो वहाँ आपको कैमरा, कई बार ऐसा होता है कि जो डॉक्टर्स होते हैं उनको अंदर का स्कोपिंग करनी होती है, एंडोस्कोपी बोलते हैं उसको। अब वो करने के लिए डॉक्टरों को क्या करना होता है, अंदर लाइट चाहिए शरीर के। ठीक है, ये आपका शरीर है, इस शरीर के अंदर आपको डॉक्टर को लाइट चाहिए, लेकिन वहाँ वो बल्ब नहीं लेके जा सकते हैं। तो अब वो क्या करते हैं, ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ करते थे पहले के टाइम में, आज भी कई जगह पर होता है। तो ऑप्टिकल फाइबर में क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक सोर्स रखते हैं, बल्ब रखते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, जैसे ये बल्ब जलाया आपने, यहाँ जला दिया, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, एक ऑप्टिकल फाइबर केबल को निकालते हैं, और निकालने के बाद में क्या करते हैं, बारीक बारीक नलियों के द्वारा शरीर के अंदर पहुँचा देते हैं। पहुँचा दिया, अब ये क्या है, यहाँ से लाइट को उठाएगा और ऐसे 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 लाइट जाते जाते उस शरीर के अंग में पहुंच जाएगी और डॉक्टर को वहां तक रोशनी मिल जाएगी। ठीक है, तो इसको हम बोलते थे लाइट पाइप। ठीक है, चीज़ें सीखने के लिए बहुत सारी हैं, आगे जाके जब आप सीखोगे तो बहुत बढ़िया तरीके से सीखोगे। ठीक है, पर थोड़ा आइडिया आपको मिल जाए वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो लाइट पाइप का यूज़ सबसे ज़्यादा मेडिकल फील्ड में होता था। अभी लाइट पाइप का यूज़ मैं आपको एक और बता दूं, अब तो इससे ड्रेस भी बनती है। आप देखना, मैंने इस पर काफ़ी सारे जो है ना शॉर्ट्स बनाए हुए हैं, अगर आप शॉर्ट्स में चेकआउट करोगे तो आपको ऑप्टिकल फाइबर दिख जाएगा। ठीक है ना, अभी हम चलेंगे इससे आगे।